आइए देखिए और सोचिए। आज चैत्र मास प्रथम पक्ष अष्टमी, विश्व के महानतम सम्राट, विश्व विजेता सम्राट अशोक महान की जयंती यानी अशोकाष्टमी के पावन अवसर पर सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा बिहार के द्वारा पाटलिपुत्र की धरती पर यादगार सम्राट अशोक महान के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय प्रतीकों का भव्य झांकी या राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान यात्रा में उमड़े सम्राट अशोक महान के अनुयायी हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं। इस रैली की शुरुआत सम्राट अशोक महान के समाधि स्थल आमलक स्तूप, वर्तमान में जिसे गोल घर कहते हैं, वहाँ से शुरू होकर के बुद्धा मार्ग, जो पटना का बुद्धा मार्ग है, इस बुद्धा मार्ग से होते हुए जीपीओ गोलंबर से पटना जंक्शन, गोलंबर से होते हुए बुद्धा स्मृति पार्क, डाक बंगला चौराहा से होते हुए वर्तमान के सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र के बगल में श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल के अंदर जाकर के सभा में तब्दील होगी। आप देख सकते हैं, ये सम्राट अशोक महान के अनुयायी, सम्राट अशोक महान के दीवाने, सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता मैरून कलर के ड्रेस पहने हुए, मैरून कलर के रंग में रंगे हुए और अपने माथे पर धम्म चक्र, अपने माथे पर लिए हुए 24 तिल्लियों का सम्राट अशोक चक्र और हाथ में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का बैनर, तख्ती, बोर्ड लिए हुए ये आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अपने आँखों में वो सपना लिए हुए कि आने वाले समय में, ये संदेश देते हुए कि आने वाले समय में हम भारत को पुनः विश्व गुरु और विश्व विजयी का ताज दिलाएंगे और लोगों को भारत के सोने की चिड़िया को पुनः वापस करने का शपथ लेते हुए हाथ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, भारत रत्न का पुरस्कार जो दिया जाता है और अखंड भारत का ये जो है मैप नक्शा लिए हुए, राष्ट्रीय खेल हॉकी का बोर्ड लिए हुए, राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का तख्ती हाथों में लिए हुए ये सम्राट अशोक महान के दीवाने, सम्राट अशोक क्लब के दीवाने इतने खुश होते हुए चिलचिलाती दोपहरी की धूप में चलते हुए दीवानों की तरह सम्राट अशोक महान के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पटना के सड़कों पर उतर गए हैं। अशोकाष्टमी का पर्व मनाने के लिए, अशोकाष्टमी का संदेश देने के लिए, उस अशोकाष्टमी का संदेश जिस दिन सम्राट अशोक महान का जन्म हुआ था, इसी पाटलिपुत्र की धरती पर ये देख सकते हैं आगे कितने शान से भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर के चलते हुए और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह
अशोक स्तंभ को अपने माथे पर धारण किए हुए, साथ में पूज्य भिक्षुगण भंतेगण चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आइए, ये है बुद्धा मार्ग, पटना का बुद्धा मार्ग से ये भव्य राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान यात्रा, और ये थार जीप पर जो है अशोक स्तंभ को सजाए हुए सम्राट अशोक क्लब के दीवाने मैरून ड्रेस में पटना की धरती को मैरून करते हुए, पटना की धरती को लाल करते हुए, ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को शान से लेकर चलते हुए ये संदेश दे रहे हैं कि आने वाले समय में जब पाटलिपुत्र की धरती से एक समय पूरे मगध का, पूरे अखंड भारत का जो है निर्देशन किया जा रहा था, ये हमारी माताएं बहनें अपने शान से जो है अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को हाथों में लेकर चलते हुए एक संदेश दे रही हैं। एक मजबूत इच्छाओं के साथ पटना के जो है बुद्धा मार्ग से होते हुए चलते हुए ये संदेश दे रही हैं कि आने वाले समय में मैं, हम और हम सभी महिलाएं मिल कर के भारत को पुनः विश्व गुरु और विश्व विजयी बनाने का संकल्प लेते हैं और बनाएंगे। आने वाले समय में ये चिलचिलाती दोपहरी में ये पटना की धरती पर भारत की महिलाएं और सम्राट अशोक क्लब की ये कार्यकर्ता और ये बहनें, माताएं, बच्चे, बच्चियां, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान एकदम बिल्कुल रंग गया मैरून कलर से, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से। जिस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को आज तक देश में वह सम्मान जनता के द्वारा नहीं दिया गया, वह सम्मान राष्ट्रीय प्रतीकों को नहीं दिया गया, वही सम्मान पुनः दिलाने के लिए सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता, पुरुष, महिलाएं सभी आज वचनबद्ध होकर के पटना की बुद्धा मार्ग से होते हुए जा रहे हैं। पूरे पटना वासियों को संदेश दे रहे हैं कि सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, सबसे पहला धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है, सबसे पहला ग्रंथ हमारा भारतीय संविधान। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता गर्व की बात है। और इस जयंती में आए हुए तमाम सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, अभिभावक, माताएं, बहनें, बच्चे, बच्चियां, आप सभी लोगों का मैं सम्राट अशोक क्लब भारत की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सम्मान करता हूं। आप लोगों ने साबित कर दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में हम लड़ करके विजय हासिल करने वाले हैं। और इतनी धूप, चिलचिलाती धूप में 8 किलोमीटर का रास्ता तय करके यह साबित कर दिया कि आने वाले समय में कितनी भी बड़ी बाधा आएगी, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली के फॉर्म को भी भरने का जो है काम करेंगे। सभी अतिथिगण का सम्मान करता हूं।
आप लोगों ने बड़ा ही अमूल्य समय दिया। आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, दर्शकों, श्रोता बंधुओं को आप लोगों के अमूल्य विचार सुनने को मिलेंगे और हम अपने अतिथियों के अमूल्य विचारों को सुन करके उससे सीखने का प्रयास करते हैं और उसे अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को विकसित जीवन बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही सम्राट अशोक क्लब के लोग आज तक सीखे हैं। आज इसी से संबंधित सम्राट अशोक महान के जन्मोत्सव के अवसर पर जो विषय बिंदु रखा गया है, माननीय संचालक महोदय ने बताया कि अगर इसकी चर्चा दिनों तक की जाए तो समाप्त नहीं होगी। फिर भी मैं उसे थोड़े शब्दों में विस्तृत रूप में बताने का प्रयास करूंगा कि जो आज का विषय बिंदु है, लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक सम्राट अशोक महान। इस विषय बिंदु से ये आभास होता है, ये पता चलता है कि सम्राट अशोक महान के कार्यकाल से पहले ऐसा किसी भी राजा का कार्यकाल नहीं रहा जिनसे यह प्रतीत होता हो, यह आभास होता हो कि उनके कार्यों से लोक कल्याण हुआ। आखिर लोक कल्याण है क्या भाई? लोक का मतलब ही होता है भूमि, जल और आकाश, और इसमें रहने वाले, इसमें जीवन व्यतीत करने वाले तमाम जीव जंतु, पेड़ पौधे, चर अचर प्राणी, सभी के कल्याण की जो बात करे उसको कहते हैं लोक कल्याणकारी कार्य। और सम्राट अशोक महान के लोक कल्याणकारी कार्यों के का अगर हम विश्लेषण करेंगे तो एक ही बात से यह पता चलता है कि सम्राट अशोक महान ने अपने जीवन में मानव के कल्याण के लिए तो कार्य किया ही था, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में पहली बार पशुओं के स्वास्थ्य कल्याण के लिए अस्पतालों का निर्माण करवाया था। यह बड़ा ही अहम बात है। इनसे पहले किसी भी सम्राट के जीवन काल में ऐसी घटना नहीं मिलती पढ़ने को। तो सोचिए, जो सम्राट, जो राजा मानव के साथ साथ पशुओं का कल्याण चाहता था, चाहते हुए अपने जीवन को मानव कल्याण के साथ साथ जीव मात्र के कल्याण के लिए लगा दिया और अंत तक लगा दिया। और इसका गवाह इतिहास है कि अंत समय में उनको खाने के लिए एक आंवला मिला था। उस आंवले को भी उन्होंने मानव कल्याण के लिए दान में दे दिया, खाया नहीं, और भिक्षु संघ को दान में दिया और कहा कि इस आंवले को कूट करके आप लोग आपस में बांट करके खाने का काम करें। और पूरी प्रजा को जिन्होंने अपना संतान कहा, इससे बड़ा लोक कल्याण तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो राजा पूरी प्रजा में रहने वाले लोगों को, चाहे वो मानव हो, व्यक्ति हो या पशु हो या जानवर हो या पक्षी हो, सबको क्या कहा कि ये पूरी प्रजा हमारी संतान है और इनके लिए मैं जितना भी कार्य करता हूं हमें संतुष्टि नहीं मिलती। इससे बड़ा लोक कल्याणकारी शासक पूरे विश्व के इतिहास में नहीं मिलता। तो मैं चाहूंगा कि आज जो हमारे सम्मानित अतिथि मंच पर उपस्थित हैं, विराजमान हैं, आप जो भी बात यहां से बोलेंगे
इस विषय बिंदु के इर्द गिर्द ही बोलेंगे, ताकि जिससे हमारे यहाँ कठिन परिस्थितियों में अपने अमूल्य समय को दे करके जो हमारे ये दर्शक और कार्यकर्ता पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो वो आपकी बातों को सुन करके अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और मैं आप लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ पर होने वाली चर्चा परिचर्चा को अपने कैमरे में कैद करके पूरे भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करने वाले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु और पदाधिकारी कार्यकर्ता, आप सभी लोगों का सम्राट अशोक क्लब की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। तो पूरी दुनिया आज एक अलग तरह के कार्यक्रम का आनंद लेगी, अलग तरह के विचार विमर्श का जो है बातें सुनेंगी, जिससे एक पूरी दुनिया में जो है एक अलग तरह का, अलग विशेष प्रकार का एक माहौल क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे। और वह माहौल मैं आप लोगों को दावे के साथ कहने जा रहा हूं कि आने वाले समय में भारत को पुनः विश्व गुरु और विश्व विजयी के ताज तक पहुंचाएगा। और प्रजा के प्रति प्रेम भावना को लेकर बहुत कम उम्र में ही उन्हें राजगद्दी सौंपी। उन्होंने अपने कुशल कूटनीति और पराक्रम के बल पे अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण कर्नाटक और मैसूर तक, पूरब में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक किया। परंतु कलिंग युद्ध में हुई घटना ने उन्हें इतना अंदर से झकझोर दिया कि उन्होंने कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म का रास्ता अपनाते हुए लोक कल्याण के कार्य में लग गए। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार पूरी दुनिया में किया और सभी धर्म संप्रदाय में एकता की नींव रखी। उनका कहना था, हर धर्म संप्रदाय एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए और बौद्ध धर्म एक सामाजिक और राजनैतिक एकता वाला धर्म है। और उन्होंने बुद्ध की नीतियों को अपनाते हुए सभी लोगों को अहिंसा का मार्ग अपनाने और भलाई कार्यों को बढ़ावा देने की सलाह दी। अशोक सम्राट का कहना था कि किसी भी धर्म संप्रदाय की निंदा करना गलत है। असली आस्तिक वो है जो हर धर्म संप्रदाय में जो कुछ भी अच्छा है उसका सम्मान करता हो। उनका ये भी कहना था कि जानवरों और प्राणियों को मारने वाले के लिए किसी भी धर्म में कोई जगह नहीं है। अतः सम्राट अशोक का उद्देश्य एक ऐसी मानवीय वृत्ति को जन्म देना था जहां सामाजिक उत्तरदायित्व को, एक व्यक्ति को और दूसरे के प्रति व्यवहार को महत्वपूर्ण समझा जाए। जीवन में भी अपने पुस्तक में सम्राट अशोक के बारे में लिखा है कि बादशाहों के 10,000 नामों में, जिनसे इतिहास भरे पड़े हैं, अनेक बड़े बड़े सम्राट, शहंशाह और महामहिम है, परंतु सम्राट अशोक का एक अकेला नाम ऐसे चमका रहा है जैसे कोई सितारा हो। वर्ल्ड से लेकर जापान तक आज भी उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। ऐसे महान राजा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये राजा ही नहीं, राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, महामहिम चक्रवर्ती सम्राट है। ऐसे महान प्रजापालक की जयंती पे मैं उनको शत नमन करती हूँ और आप सभी को मुबारकबाद देती हूँ कि इस मौके पर उपस्थित होकर उनके विचारों से, उनके गुणों से, उनके भावनाओं से अवगत होने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि
कि आज के समय में जहां धर्म संप्रदाय की लड़ाई है, हिंसात्मक घटनाएं बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में धांधली हो रही है। अशोक क्लब के पिछले 28 सालों के कार्यकलापों को उठाकर आप देख लीजिए, आप पाएंगे कि क्लब के विचार, वाणी और व्यवहार में राष्ट्रीयता फूट फूट कर भरी हुई है। चाहे संविधान दिवस को अखंड भारत महोत्सव के रूप में मनाने की पहल करने की बात हो, या राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान समारोह मनाने की पहल हो, या धर्म विजय दिवस हो, या सम्राट अशोक महान जयंती हो, या हर घर तिरंगा फहराने का दैनिक जीवन में उतारने की बात हो, अपने इन सभी आइकॉनिक प्रोग्राम कार्यक्रमों के माध्यम से देश में सही मायने में राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद का भाव जन जन में मन मस्तिष्क में जागृत और प्रज्वलित करने का काम यदि किसी संगठन ने किया है तो वह सम्राट अशोक क्लब ने अपनी अथक मेहनत और अटल इरादों से किया है। और क्लब के इस प्रयास में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपना भरपूर सहयोग, सानिध्य और संरक्षण प्रदान करके क्लब को सम्मान देने के साथ साथ क्लब के प्रयासों के प्रतिफल को कई गुना बढ़ाने का अतुलनीय काम किया है। आइए हम सब मिलकर सम्राट अशोक क्लब के इस महान कार्य के लिए और क्लब के कार्यों में माननीय मुख्यमंत्री जी की अडिग आस्था और उनके अखंड आशीर्वाद के लिए तालियों की गगनभेदी गड़गड़ाहट से जोरदार अभिवादन करें। तालियों की गगनभेदी गड़गड़ाहट, आपका तो भवन भेदी भी नहीं हुआ, गगनभेदी गड़गड़ाहट। आज का विषय बिंदु लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक सम्राट अशोक महान की चर्चा करने से पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा विश्व के महान इतिहासकार चार्ल्स एलन का, जिन्होंने अपने रिसर्च और अपनी लिखी हुई किताब के माध्यम से सम्राट अशोक महान को इतिहास के गर्त से निकालकर बुद्धिजीवियों का विषय बनाया, उनकी बुद्धिजीवियों के समक्ष प्रस्तुत करने का काम किया और सम्राट अशोक महान को विमर्श का विषय बनाया। उनकी एक किताब इसका टाइटल है अशोका द सर्च फॉर इंडियाज लॉस्ट एम्परर। ध्यान से सुनिएगा इसका टाइटल, द सर्च फॉर इंडियाज लॉस्ट एम्परर, भारत का वो खोया हुआ सम्राट जिसकी खोज की चार्ल्स ने। इसका टाइटल ही सब कुछ कह देता है कि किस कदर साजिशन सम्राट अशोक महान को जन जन के मानस पटल से मिटाने का साजिश वाला काम किया गया। लेकिन सम्राट अशोक अपने जीवन में एक ऐसा काम कर गए थे कि कोई भी साजिश उनको मिटाने में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। वो अपने विचार, अपनी शासन शैली के सिद्धांतों को चट्टानों में गुदवा कर लिखवा कर चले गए थे। ला बाबू मिटावा तो कितना मिटेगा, मिटावे वाला के हाथ छिल जाए, घिस जाए, हाथ घिस के ओरा जाए, मगर सम्राट अशोक के लेखनी न मिटी बाबू, न कहियो मिटी, न कहियो मिट सकेला। चार्ल्स एलन तो सम्राट अशोक को इतिहास के गर्त से निकालकर किताबों में ले आए, लेकिन किताबों से निकालकर सम्राट अशोक को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है सम्राट अशोक क्लब ने। और सम्राट अशोक महान के जन्म दिवस को राजकीय अवकाश घोषित करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अति अभूतपूर्व काम कर दिया। उन्होंने अपने इस एक फैसले से न सिर्फ सम्राट अशोक क्लब की मेहनत को पुरस्कृत करने का काम किया, बल्कि उन्होंने देश भर की जनता की आवाज को पहचान कर जनता की आकांक्षाओं को भी पूरा करने का नेक और महान काम किया। चार्ल्स एलन वो इतिहासकार हैं जिनकी विश्वसनीयता किसी भी विवाद से परे है। वो अपनी इस किताब में लिखते हैं वो अशोका इज द फर्स्ट रूलर इन द हिस्ट्री टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। अशोका इतिहास में पहले सम्राट है जिन्होंने की एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। और हमारे देश के संविधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है, हमारे सभी वक्ताओं ने इसकी चर्चा की। अभी लॉ के प्रोफेसर खान साहब ने इसकी कितनी बखूबी चर्चा की। हमारे संविधान का उद्देश्य भी वही है जो सम्राट अशोक महान ने 2300 साल पहले
दुनिया को करके दिखाया था। एक समतामूलक समाज एवं जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और भाग 4 में निहित नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमारे संविधान की आत्मा और चेतना कहा गया है। संविधान के अनुसार सभी सरकारों का ये दायित्व है कि जन कल्याण हेतु विशिष्ट प्रयास निरंतर किए जाने चाहिए और देश के संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग हो कि उसका लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों को प्राप्त हो और धन का केंद्रीकरण ना हो। यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं का यह सपना था कि देश में व्याप्त सामाजिक विषमताएं, आर्थिक विषमताएं, शैक्षणिक विषमताएं समाप्त हों और देश के संसाधनों पर किसी वर्ग विशेष या किसी वर्ण विशेष का वर्चस्व और प्रभुत्व ना हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि संविधान के निर्माताओं ने एक ऐसे लोकतंत्र की कल्पना की थी जो जन कल्याणकारी हो और सर्वलोक हितकारी हो। और यह बात भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है कि देश में सम्राट अशोक महान जैसा जन कल्याणकारी और सर्वलोक हितकारी शासक कोई नहीं हुआ। अब इसमें कहां कोई संदेह रह जाता है कि सम्राट अशोक की नीतियां, सिद्धांत और शासन शैली ही आत्मा है हमारे संविधान की, रूह है हमारे संविधान की। देश का राष्ट्रीय चिन्ह हो या देश का राष्ट्रीय ध्वज हो, सम्राट अशोक महान भारतीय गणतंत्र के कण कण में और भारतीय संविधान के समस्त ताने बाने में मौजूद हैं। यत्र तत्र और सर्वत्र पाएंगे आप सम्राट अशोक महान को। बस सही नजरिए रखने की जरूरत है। ये कहना करीब भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सम्राट अशोक महान ने अपने शिलालेखों में भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप 2300 साल पहले ही लिख दिया था और लोक कल्याण के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जन जागरूकता फैलाने और बढ़ाने का नेक काम सम्राट अशोक क्लब पूरी तन्मयता से कर रहा है। इसीलिए किसी ने खूब कहा है कि सम्राट अशोक महान की सोच, सम्राट अशोक महान की सोच है भारतीय संविधान की कोख। सम्राट अशोक महान की सोच है भारतीय संविधान की कोख और सम्राट अशोक महान की शासन शैली, सम्राट अशोक महान की शासन शैली है संविधान के प्रावधानों की थैली। संविधान के सारे प्रावधान उन्हीं के सोच से निकले हैं। ईश्वर ने हम सबको आईसाइट दिया है। अभी किसी वक्ता ने चर्चा की थी, ईश्वर ने हम सबको आईसाइट दिया है, दृष्टि दिया है, लेकिन सम्राट अशोक क्लब ने आम जनता को भारतीय संविधान के प्रति इनसाइट दिया है। आपको ईश्वर ने आईसाइट दिया है, क्लब ने संविधान के प्रति जनता को इनसाइट दिया है। जो कुछ लोग कहते हैं कि संगठन के नाम में क्लब शब्द को जमता नहीं है, लेकिन आज मैं इस मंच से ऐलान कर देना चाहता हूं कि वो क्लब का शब्द मतलब उनको पता ही नहीं है कि क्लब का मतलब क्या है। ये क्लब वो नहीं है कि आप गए और 2 हाथ ताश खेल के आ गए और 2 राउंड कैरम खेल के आ गए। सम्राट अशोक क्लब यानी CLUB, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सम्राट अशोक क्लब CLUB का मतलब क्या है? C माने कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन माने संघों का संघ, महासंघ। L माने लॉयल, लॉयल माने समर्पित और वफादार। U माने यूनिफाइड, एकता के सूत्र में बंधा हुआ। ब्रेन्स, यहाँ शरीर के साथ साथ ब्रेन्स भी हैं, तो क्लब का फुल फॉर्म हो जाता है कॉन्फेडरेशन ऑफ लॉयल एंड यूनिफाइड ब्रेन्स। आज से आज सब लोग जान लीजिए, सम्राट अशोक क्लब इज ए संगठन जिसमें कि वफादार, समर्पित और एकता के सूत्र में बंधे हुए स्पष्टवादी बुद्धिए जीवों का महासंघ है। तो खाने के लिए रोटी, तन को ढकने के लिए कपड़े और सर को ढकने के लिए छत की बात कही है। आप उठा के देख लो सम्राट अशोक के इस कॉन्सेप्ट को। उनके बहुत ऐसे छुए अनछुए से पहलू हैं जिसको अगर हम लोग देखते हैं तो शायद ऐसा प्रतीत होता है कि जब कलिंगा का युद्ध और दूसरी तरफ एक महान सम्राट का धड़कता हुआ दिल,
ये पूरी दुनिया को एक ऐसा मैसेज दिया, एक ऐसा संदेश दिया कि तुम खून खराबे से, आर्बिट्ररी एक्शन से, डिक्टेटरशिप से ऐसी हुकूमत कभी कायम नहीं कर सकते हो जो बहुत दिनों तक टिक सकती है। ये उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें हुकूमत करना है तो लोगों के दिलों पे हुकूमत करनी है। अगर तुम्हें हुकूमत करना है तो एक एक इंडिविजुअल को सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस को देना होगा और तभी वो हुकूमत एक लंबे समय तक चलेगी जो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी। तो ये लोग कलिंगा का युद्ध एक नरसंहार से जानते हैं, ऐसा कभी नहीं है। ये तो वो मैसेज था पूरी दुनिया को जो जिसने सम्राट अशोक को विश्व विजेता बना दिया और पूरी दुनिया में उनकी साम्राज्य कायम हो गई। ये आज हम जिस धरती पे बैठ के आज महान सम्राट अशोक का जन्म उत्सव मना रहे हैं, कितना भाग्यशाली हैं हम लोग कि इस धरती में हम लोगों का भी जन्म हुआ है। ये इतिहास गवाह है इस पाटलिपुत्रा की सरजमी और ये बिहार की सरजमी की कि 6वीं शताब्दी ईस्वी में जब धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ था तो ये वैशाली की सरजमी थी जहां से बौद्धिज्म और जैनिज्म का उत्कर्ष पूरी दुनिया को राह रास्त दिखाया। सिर्फ और सिर्फ बिहार को नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को राह रास्त दिखा दिया। और ठीक उसी पाटलिपुत्रा की सरजमी में हमारे महान अशोक सम्राट का जन्म हुआ और फिर इन्होंने एक ऐसी सल्तनत, ऐसी हुकूमत कायम की जो पूरी दुनिया पे छा गई और पूरी दुनिया में शांति और खुशहाली को स्थापित कर दिया। आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, एक कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना। उठा के देख लो हमारे संविधान को, कितना पवित्र ग्रंथ है, शायद किसी ने इसको समझा ही नहीं। किसी ने कहा था कि संविधान किसी भी नेशन का धड़कता हुआ दिल है। अगर संविधान डिस्ट्रॉयड हो गया मानो नेशन डिस्ट्रॉयड हो गया। इसलिए संविधान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है और इस संविधान का एक एक अंश एक मार्गदर्शक बन जाता है हमारे महान सम्राट अशोक का शासन पद्धति। एक एक चीजें उससे मिलती है। कितने मुतासिर थे हमारे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने उस संकल्प को अपनाया। और फिर अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक कितना इफेक्टेड थे हमारे महात्मा गौतम बुद्ध से, जिन्होंने उनके सारे आदर्शों को अपनाया और उस आदर्श पे चल के पूरी दुनिया में एक ऐसा साम्राज्य कायम किया जो आज तक किसी सम्राट ने नहीं। आज महान अशोक सम्राट चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाने गए, यानी कि सम्राटों का सम्राट, राजाओं का राजा हमारा महाराजा अशोक सम्राट है। और मुझे बहुत ही खुशी इस बात की है कि इस सरजमी पे हम लोगों ने जन्म लिया है। कितना पवित्र ये सरजमी है, इस बिहार की भूमि कितनी पवित्र है, न सिर्फ भारत को भी नहीं बल्कि दुनिया के लिए रोल मॉडल बन सकती है। अगर आप लोग इस हमारे महान अशोक सम्राट के बताए हुए नक्शे कदम पे चल दें। ये मेरा चमन है, ये मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूं। ये अब्र यहां से उठेगा, वो सारे यहाँ पे बरसेगा। अब उसको कहते हैं, घटा को कहते हैं, बादल को कहते हैं। आप इस बिहार की जरखेज भूमि के वो बादल हैं कि पूरी दुनिया को सैराब कर सकते हैं। और यहाँ से एक और पूरी दुनिया में हमारे महान सम्राट अशोक के नक्शे कदम पे चल के, उनके आइडियोलॉजी पे चल के पूरे ये बिहार पूरे विश्व का विजेता बन सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत का ही नहीं, ये वो आइडियोलॉजी है
फिर चंद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने एक वेलफेयर स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट करने की बात कही गई है। जब हम अपने भारतीय संविधान को जब आप गहन रूप से अध्ययन करेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में जो एक कल्याणकारी राज की स्थापना का जो भी प्रोविज़न लेट डाउन किया गया है, जो हमारे अंबेडकर साहब ने इसको बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया है, ये टोटल प्रतिबिंब है महान सम्राट अशोक के शासन पद्धति का। मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि सम्राट अशोक ने सिर्फ शासन नहीं किया, इस पूरी दुनिया पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को एस्टैब्लिश किया, इंसाफ की हुकूमत को स्थापित किया, न्याय की प्रशासन को स्थापित किया और एक ऐसा विश्व का सपना देखा था जहां पे कभी कभी कोई भूखा नहीं रहे, एक एक इंडिविजुअल को खाने के लिए रोटी, तन को ढकने के लिए कपड़े। एक ही रिक्वेस्ट है, मामला नहीं है, टेंशन के बहुत सारी चीजें हैं। अशोक का मतलब ही अशोक, शोक से जो फ्री हो जाए, टेंशन फ्री, अशोक हो जाए, वही अशोक है। तो आज हम लोग हमारे मंच का सौभाग्य है कि हमारे मंच पे हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित दिनवार मौर्य जी बैठे हैं, जिनकी अध्यक्षता में हम सभी लोग, उनकी छत्र छाया में हम सभी लोग काम करते हैं। हमारे मंच पर उपस्थित हैं हमारे संजय सरदास को मैं तो चाहूंगा संजय से जोरदार ताली होनी चाहिए भाई। आज संजय सर को सुन के लगा कि पगार टूट चुका है, एक पगार पदे हुए थे किसी के, पगार टूट गया और टूट गया आज दिखा है एकदम फ्री महसूस कर रहे हैं, लगने जाता है कहीं बढ़े हुए। तो बहुत अब आपको जरूरत होगी है कि बिना पगार वाला की यहाँ जरूरत है, क्योंकि फिर पगार वाला है नहीं पाता। तो बहुत अच्छा लगा और आज हमारे देश नम्रता के बैठे बड़ा अच्छा लगा आपकी स्पीच और अच्छे तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया, आपकी शब्दावली आपके तरीके जबरदस्त थे कि इतनी सारी घटनाओं में अगर एक ही पहाड़ का बैठे मंच में तो हम चाहते हैं जोरदार ताली के लिए होनी चाहिए। और बड़े श्रद्धा के साथ अपना सर नतमस्तक करते हुए हम लोग के बीच अगर बैप्टिस्ट यूनियन चर्च के आप फादर एमडी सर, बहुत श्रद्धा से आपका नमन करता हूं। और अगर मैं नमन करता हूं तो इस बात को ये समझ लीजिए कि सम्राट को पूरा बात का नमन कर रहा है। और आज तो मैं कमालुद्दीन सर को देख रहा था कि इनको कार्यक्रम बुलाने लायक नहीं है, इनको अकेले बुलाना है कि ढेर देर तक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ टाइम का अभाव होता है। अब हमको वहां बुलाना होगा, चाहे ये कहे कि मेरा खत्म हो गया, टाइम खत्म होने देंगे। बहुत कुछ सीखना आपको, बहुत कुछ सीखना है और अकेले बुलाया जाएगा आपको फिर से, क्योंकि कुछ बात है कि धरती मिटती नहीं हमारी, दौरे जहां है सदियों रहा है कि दौरे जमा हुआ। और आपने संविधान की चर्चा की है, वास्तव में वो दिल की बात बोल रहे हैं, हृदय से निकल रही है शब्दावली, हृदय से निकल रही है। यानी संविधान को बचाना मतलब सम्राट अशोक को बचाना। ये बात में अपने आप में बड़ा कम है, बस इसके एहसास को आप फील कीजिए, तब पता चलेगा वो कहना क्या चाह रहे हैं। और हमारे बीच हमारे महाप्रबंधक जो बड़ा धैर्य के प्रतीक है, और मैं तो कभी कभी शांत बैठता हूँ तो अपनी छवि डॉक्टर आरपी में देखता हूँ और आप ही के बेटे हैं, और मैं चाहता हूँ जोरदार ताली आपके लिए जिस तरह का काम कर रहे हैं के, वास्तव में आपको सलूट करने का मन होता है। और हमारे बीच बैठे हुए हैं, ये उन दिनों के हमारे साथी हैं जब दुनिया पुष्टि नहीं थी, दुनिया पुष्टि नहीं थी। उन समय इन्होंने अपने कंधे पर बैठा कर मुझे घुमाया है इस समाज में। तो मैं चाहता हूं तहे दिल से अपनी गाड़ियों को लेकर घुमा,
शब्द बहुत अच्छा लगा। तो आज हम सब लोग इन्हीं सब बातों की चर्चा करते हुए, अपने संविधान का सम्मान करते हुए, और आज जिनके जन्मदिन पर हम इकट्ठा हैं उनके जन्मदिन पर आज हम लोग नमन करेंगे। और हम लोग का सौभाग्य है, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि सम्राट अशोक को छू करके लगता है कभी कभी हम लोगों ने किसी के दोस्ती नक्श को हम लोगों ने छू लिया। सम्राट अशोक को छूकर किसी के दोस्ती नक्श छू दिया हम लोग। यही पटना है, यही पटना है, यही बोध गया है। और पड़ोसी में सारनाथ, ये पाटलिपुत्र, सारनाथ और बोध गया। मैंने बोध गया से सूर्योदय हुआ था, एक सूर्य का जन्म हुआ था। सारनाथ तो उसकी किरणें निकली थी, लेकिन पाटलिपुत्र की ताकत जब आई तो सूर्य अपने पूरे उठान पर पूरे में उठाया। ये तीनों बड़ा महत्व है। तो आज हम लोग उन सारी चीजों की चर्चा करके एक छोटी सी बोध कथा से बात शुरू करूंगा, क्योंकि आज हमारे मंच के कमालुद्दीन सर हैं और फादर बैठे हैं उनके मंच में। आज इस बोध कथा का बड़ा ही औचित्य है। एक आदमी था, तो मर गया। तो मरने के बाद वो गया स्वर्ग में। तो स्वर्ग के द्वार पे गया तो आके दरबान से पूछता है आदमी कि भाई इस स्वर्ग कहीं मोहम्मद साहब हैं क्या? दरबान ने कहा कि मैं तो इसी गेट पे खड़ा रहता हूँ स्वर्ग में, इस नाम का व्यक्ति तो अभी स्वर्ग नहीं आया। बोला अच्छा, तो ईसा मसीह आए थे क्या? ईसा मसीह कभी आए थे क्या स्वर्ग में? बोला नहीं, तो कैसे नाम है स्वर्ग में आए नहीं, खुद आए थे क्या स्वर्ग में? बोला ये सब नाम लोग जो ले रहे हो इनका तो कभी नहीं लगता, स्वर्ग में कभी नहीं आया। तो चला गया नरक के गेट पर। तो नरक के दरबान से पूछा क्या कोई मोहम्मद नाम का आदमी है? बोला हाँ है ना। बोला कहाँ? बोले देखो वहां लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लोगों को झगड़ा क्यों जा रहा है, लोगों को मैत्री और मैत्री का संबंध बता रहा है। अच्छा, तो ईसा मसीह है क्या? तो आ देखो नरक में ईसा मसीह बैठे हैं। तो क्या करेंगे? देखिए वो दिन दुखों के दुख दूर कर रहे हैं, उनकी पीड़ा दूर कर रहे हैं। तो अच्छा, बुद्ध देखो बुद्ध नहीं है नरक में। तो वो क्या कर रहे हैं? देखो लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे, उनके अंदर करुणा मैत्री का प्रवाह कर रहे हैं चारों तरफ। वो पागल हो गए। बोला कि तीनों लोग उस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग थे जहां से मैं मर के आया हूं। तो इतने महान लोगों को स्वर्ग में जाना चाहिए, नरक में क्या करना है? इनको तो अच्छे कामों के बदले स्वर्ग में जाना चाहिए, वहां के महान लोग थे। नरक में क्या करना है? तो नरक के दरबार में ये बात कही, अगर दिल छू दे तो ऐसा करा दीजिए। नरक के दरबार में कही कि किसने कह दिया कि अच्छे लोग स्वर्ग जाते हैं? सच्चाई ये है कि अच्छे लोग जहां चले जाते हैं वो नरक में स्वर्ग हो जाता है। तो भगवान बुद्ध की, ईसा मसीह की, मोहम्मद का आपकी स्वर्ग में क्या जरूरत है? स्वर्ग में अच्छे लोग हैं, इनकी जरूरत तो वहां है जहां बुरे लोग हैं। इसलिए भगवान बुद्ध, ईसा मसीह सब नरक में है, और ये नरक में तब तक रहेंगे जब तक नरक भी स्वर्ग न बना। अब आप सोचिए, इन तीनों महापुरुषों को अगर जोड़ के अगर एक राजा निकालेंगे तो सम्राट से अलावा कोई राजा नहीं निकलेगा। इन तीनों महापुरुषों को अगर तेरेंगे तो जो रस निकलेगा वो रस ही सम्राट से। और देश को अगर अखंड रखना है तो मैं चैलेंज करता हूं इस देश को कि सम्राट अशोक से अलग हटकर कभी भी देश को अखंड नहीं रह सकता। तो आज इस बात को, आज अशोक का जन्मदिन है, ये उत्सव का दिन है, तो आज हमें इसकी चर्चा जरूर करनी है।
अभी मैं भी बहुत बड़े अपने निजी परेशानियों से बाहर निकल के आया हूँ, एक असहनीय क्रिया से बाहर निकला हूँ, उसको भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें मैं एक लाइन बोलूंगा कि ऐ जिंदगी रहम कर ऐ जिंदगी थोड़ा समझने का अवसर दे, ऐ जिंदगी रहम कर थोड़ा समझने का अवसर दे, तेरे अगले जख्म भी रह जाएगा, पुराना वाला जख्म थोड़ा भरने दे। तो इस तरह से हम कार्य को शुरू किए। आज का जो विषय है बड़ा ही गंभीर विषय है, और आज के परिवेश में इस भारतवर्ष में अगर कोई अच्छा विषय हो सकता है तो यही विषय हो सकता है, और इस विषय को कोई सोच सकता है तो सम्राट अशोक भी सोच सकता है, और कोई सोचने वाला है। जो संजय सर बता रहे थे कि सम्राट अशोक का एक ऐसा संगठन है कि सम्राट अशोक किताबों से, लाइब्रेरियों से निकाल के पब्लिक में लाया है, नहीं तो इस पर तो खाली यूनिवर्सिटी में चर्चा हुआ करती थी, विश्वविद्यालय में चर्चा होती थी। तो अशोक का जो नीति है, अशोक का जो धर्म है, जब अंतिम व्यक्ति की भलाई के लिए है तो उनका मैसेज भी व्यक्ति के और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, और अंतिम व्यक्ति तक सरकार नहीं पहुंचा सकती, अंतिम व्यक्ति तक हम ही आप पहुंचा सकते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय आए नहीं है, उन्होंने इस पर्व को, मैं कल गया था शाम को रात में, हम और मिशन की है यहाँ पे कन्वेंशन केंद्र, छोटा वाला कन्वेंशन केंद्र, तो कैनोपी वगैरह लगाकर शानदार तैयारी हुई थी। ग्राम से मुझे ये क्या है कि मुख्यमंत्री की तरफ से तैयारी है, कल यहाँ राष्ट्रीय महोत्सव मनाया जाएगा अशोक के ऊपर। तो मुझे आंसू आ गया, उस शब्द को लिखे हुए देखकर मुझे आंसू आ गया। तो जो पहली बार मैं पटना आया था, तो यहाँ की जो सबसे गंदी जगह है, उस जगह का नाम है बुलंदी बाग। उस जगह का नाम बुलंदी बाग, जो सबसे गंदी जगह है, नाम उसका बुलंद है। कितनी मुश्किल से वो जगह पे एक पैर रख के गया था, इतनी गंदगी थी वहां। जहां वो ऐसी जगह जहां सम्राट अशोक ने जन्म लिया, बुलंदी बाग, बुलंद थी वो। जब मैं कल का जब मैंने देखा कि सम्राट अशोक के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय समारोह में, तो मेरा सीना इतना चौड़ा हो गया कि वो दिन याद आ गया कि जब हिंदुस्तान आया था, हिंदुस्तान भारत घूम रहा था, तो अपनी किताबों में लिखा हिंदुस्तान में कि जब मैं पटलिपुत्र में आया था तो उसमें बड़े पैमाने पर सम्राट अशोक की जयंती बनाई जाती थी। आज इसका दिन साकार हो जाता है, साकार हो गया। तो इसको छोटा काम मत समझिएगा, राजकीय समारोह जो हो रहा है ये बहुत बड़ी बात है। महसूस कीजिए कितनी बड़ी बात है, उसको ठीक तब पता चलेगा। हमें सम्राट अशोक करके उन सारे जुझारू कार्यकर्ताओं को, गांव से आई जनता को बड़ा अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने आर्थिक और मानसिक सहयोग दे करके इस पदाधिकारियों को और इस राष्ट्रीय महोत्सव तक सम्राट अशोक को पहुंचाया। और मैं जी के साथ कह सकता हूँ कि सम्राट अशोक का कोई भी कार्यकर्ता आपके पास जाता है, उसको भरोसा कीजिए। हमारे निर्णय गलत हो सकते हैं, हमारा निर्णय गलत हो सकता है कभी, लेकिन हमारी नियत में कभी खोट नहीं आने वाला है। ये एकदम साफ है करना क्या है। निर्णय हो सकता है कभी बार मैंने उठाया छक्का मारने के लिए बैठे, छक्का मारने का कैच हो सकता है, लेकिन कैच हो गया एक समय का बात है। इसलिए इस बात को महसूस किया और अपने कार्यकर्ताओं में बोलता हूं, उसी पर बोलने जा रहा हूं कि लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक ने लोक राज राज्य की स्थापना की, और ये क्यों जरूरत पड़ी? इसके लिए एक बात राजा के दिमाग में आई, समझेगा ध्यान से, कि जनता ही हमसे राजी नहीं है या नहीं रहेगी तो हम किस बात के राजा हैं? जनता हमसे राजी नहीं है, हमसे खुश नहीं है, तो हम किस बात के राजा हैं? ये राजा सोच रहा है, किस बात के राजा हैं?
और समस्या क्या थी? विविधता, डाइवर्सिटी। जो भारत की विविधता थी, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति, जितना आज है इससे कम समय भी नहीं था। 64 सेक्ट थे, 64 सेक्ट थे अशोक के दौरान। और 64 के साथ कैसे रहना है ये बहुत चैलेंज। जैसे आज हिंदू मुसलमान के भाई हो रहा है, कैसे करना? फिर आप उसको खदेड़ दो, जो हो नहीं सकता, या तो उसको खदेड़ दो, या तो उजाड़ के आपको बचा दो। तो उजाड़ा जा सकता है प्रवाह की ताकत से, और बसाया जा सकता है विचार की ताकत से। बहुत समस्या थी कि इतनी बड़ी जन सैलाब को काबुल से कंधार तक इजिप्ट के बारे में हमारी भाषा थी। इतनी बड़ी साम्राज्य को कैसे बांधा जाए, कैसे बांधा जा सकता है? वो समझ गए थे कि ताकत से, तलवार से जनता को नहीं बढ़ सकता। मैंने शासन के दम पे नहीं बढ़ सकते हम, अनुशासन के दम पे बात करते हैं। शासन में डर होता है, दुशासन में डर नहीं होता। तो अशोक ने क्या पैदा किया कि जनता में अगर बांधना है तो विचार से बांधना होगा, और जो विचार से बांधना है उस विचार के प्रति निष्ठा पैदा करनी, निष्ठा पैदा करेंगे। और निष्ठा एक ऐसी मजबूत चीज है, उस पर तलवार निराधार हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, किसी काम के लिए। और निष्ठा कैसे पैदा हो, तब इस विषय पर आएंगे। वो निष्ठा कैसे पैदा होगी? जैसे कोई लड़का चाह रहा हो, कोई लड़की जा रही है, तो ऐ लड़की, लड़का बोलते, लड़की बोलते ऐ लड़का, तो मुद्दा हो। लेकिन वही बोलते ऐ बीवी, हे भैया, तो क्या हो जाएगा? निष्ठा नहीं। जो ही बहन कह देंगे अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगेगी, और जो ही भाई कह देगी वो भी अपने आप को सुरक्षित करने लगेगी। क्योंकि उसको बहन का दोगे तो बात दूसरी हो जाएगी, ऐ लड़की का तो निष्ठा पैदा कैसे होगी? इसके लिए सम्राट अशोक ने कहा कि हमारी समस्त प्रजा हमारी संतान है। और संतान कह दिया क्या छूट दिया? संतान कह दिया तो निष्ठा की पराकाष्ठा होगी, सब कुछ करेगा जो उसे जो करना चाहिए। और वो भी कैसा कि लोग ही नहीं, कौन लोग, मैंने दोनों लोगों में हमारी संतानें सुखी हो, ये निष्ठा है। अब ये निष्ठा अस्थायी कैसे होगी? इसके लिए जरूरी है भरोसा और विश्वास। यानी राजा और प्रजा के बीच में भरोसा और विश्वास पैदा होना चाहिए। जैसे आज ही हो, आज बोले जनता को भाइयों तुम लोग मेरे वोटर हो और तुम हमारे नेता, हम तुम्हारे नेता, आप लोग हमारे वोटर हो और हम आपके नेता हैं। इसको आस्था है। जनता को वोटर समझा है कि वोटर में का नाम है, और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वोट देने वाले हैं, हमारे वोटर है। तो कोई नेता वोटर कहता है, मतलब हमारी आस्था नहीं है। और तलवार की जो धार है, तलवार घंटा 2 घंटे में बनाई जा सकती है, उस पे धार 10-15 मिनट में दी जा सकती है, लेकिन निष्ठा बनाने में और पैदा करने में वर्षों लग जाता है, वर्षों लग जाता है। और उसी निष्ठा का परिणाम है कि आज 2300 साल के बाद भी इतने लोग जन्मदिन मनाने के आए। उसी निष्ठा की ताकत है जितने लोग जन्मदिन मना रहे हैं, डर के मारे नहीं मना रहे, क्या सब तलवार से मार रहे हैं। यह है निष्ठा। एक छोटी सी हिटलर की घटना है, जब बात कहूंगा तो समझ में आ जाएगी। हिटलर जर्मनी का रहने वाला था, उसके मन में एक बात आई, उसके आदमियों ने बनाया था कि अगर सिनेमा हॉल में पिक्चर चलेगी और पिक्चर स्टार्ट होगी तो पहले स्क्रीन पर हिटलर का फोटो आएगा, और सब लोग सावधान करके खड़े हो जाएंगे, सम्मान जाएंगे। तो सब लोग खड़े हो गए। एक दिन हिटलर के मन में आया कि मैं चल के चेक करूं, इसे जांच करूं, ये डर है कि निष्ठा है, ये डर है कि निष्ठा है। तो देश बदल के हिटलर जर्मनी में निकल गया, एक सिनेमा हॉल में गया और पिक्चर स्टार्ट हुआ। स्टार्ट से पहले स्क्रीन पे हिटलर का फोटो आया, तो सब लोग खड़े हो गए, और ये पिक्चर बैठा रहा हाथ में। तो उसके बगल वाला बोल रहा है, जल्दी खाओ, हिटलर गोली मार देगा।
अस्तित्व का जन्मदिन कोई नहीं मनाता, अशोक का जन्मदिन मनाता। ये अधिकार था। तो सम्राट अशोक कानून के